ठीक है, चलो अपन 3 की बात करते हैं। अब 3 में पूछा है अपन से, क्वेश्चन नंबर 3 में in which of the following pairs will the second structure is more contribution to the resonance hybrid? हाँ तो ठीक है, अपन को ये चेक करना, we have to check second is more stable than first. जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ए वाले में 1 और 2 ऐसे ले लेते हैं, और फिर चेक करते हैं। पहले वाले में कार्बन का ऑक्टेट नहीं है, दूसरे वाले में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, स्टेबिलिटी लिख रहे हैं अपन, ये 2 है। सेकेंड वाले में चेक करते हैं अपन। फर्स्ट में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेकंड में बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। मैं ये भी लिखता हूं कि मैं कैसे चेक कर रहा हूं। वो मैं रीजन लिख रहा हूं, है अपन कैसे चेक कर रहे हैं। थर्ड वाले में फिर ऑक्टेट कंप्लीशन, इसमें तो सभी में ऑक्टेट आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कार्बन का, सेकंड वाले में कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। डजंट मैटर किस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। फिर ऑक्टेट की बात आ रही। फोर्थ वाले में अपन कहेंगे भाई इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में, सेकंड वाले में कार्बन का ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट की बात आ रही है। इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेकंड वाले में देखो वहां पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट वाले में तो Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। वी गॉट दैट, ये तो अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ यार, ये बड़ा इजी था अपने लिए। फोर्थ वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को गिवन है दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकंड। ये बताया तो है इतने सारे रीजन, है ना। ए वाले में अगर चेक करते हैं, स्टेबिलिटी पूछ रहा है। ए वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ज्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन। चार्ज स्टेबिलिटी चेक की मैंने, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन सभी में थे। बी वाले में 1 और 2 में अगर चेक करूंगा तो 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिसिटी। फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, दूसरा वाला एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है। देखो फर्स्ट वाले में बेंजीन है, इट्स एरोमेटिक। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पे एक जैसे, है ना। सी की बात करते हैं, ये फर्स्ट वाला एरोमेटिक था। सी वाले में 1 और 2 की बात करते हैं। सी वाले में अगर 1 और 2 चेक करूंगा तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीशन सभी में है, सो पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी। अब डी की बात कर लेते हैं। डी वाले में कार्बन, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है ऑक्टेट की वजह से। पहले वाले में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जहां पॉजिटिव चार्ज। किसी ने अपन से फिफ्थ भी पूछा है, अपन फिफ्थ वाले का बताता। फिफ्थ वाले में मैंने इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वापस बता सकते हो क्या सेकंड वाला वापस बता सकते हो? नहीं, तो लेट ज्वाइन किया होगा, ऐसे थोड़ी होता है। सर लिंक जब आपने भेजा तब ज्वाइन किया। हाँ तो गलत है ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। चलो अब बताना तो पड़ेगा ही सेकंड वाले, लेकिन अक्सर पढ़ के बताऊंगा, जैसे पढ़ाया था पहले वैसे नहीं बताऊंगा। सर सेकंड में सी वाले में प्रॉब्लम है बस। हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो मेरे लिए और भी इजी हो जाएगा। द रेजोनेंस हाइब्रिड हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी विद मैक्सिमम सिमिलरिटी। हाँ तो सही है। अगर मान लो किसी के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन सब इन सब का स्टेबिलिटी, मतलब मान लो अपन ऐसे मान लेते हैं कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है इससे और ये ज्यादा स्टेबल है इससे, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ना उसकी मैक्सिमम सिमिलरिटी इसके साथ मैच करेगी।
जो Okay, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, और इन सब में जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी इसके साथ प्रॉपर्टी सबसे कम मैच करेगी, वो होता है। अपन कई बार क्वेश्चन में सॉल्व भी तो किए कि रेजोनेंस हाइब्रिड से ज्यादा सिमिलरिटी किस में है, तो अपन कहते थे उसकी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करो। भाई किसी और को कोई डाउट है क्या इन सब में जो मैंने बताया, तो मुझे बता देना कि भाई किस पॉइंट में डाउट है अपन को, ठीक है। अब अपन फिफ्थ वाले की बात करते हैं। किसी ने अपन से फिफ्थ वाला भी पूछा है, in which of the following compounds delocalization of electron and the shifting of electron in the same direction। देख भाई, delocalization का मतलब होता है m, मतलब m, और शिफ्टिंग का मतलब होता है i। मतलब वो चाहता है कि भाई किसमें प्लस m एंड प्लस i और माइनस m एंड माइनस i। भाई प्लस m और प्लस i मतलब सेम डायरेक्शन, माइनस m और माइनस i मतलब सेम डायरेक्शन, ये चेक करना है अपन को। तो पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले में अपन को गिवन है, देख भाई ऑक्सीजन है और ऐसे अपन सबको पता है वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है तो प्लस m होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसलिए माइनस i होगा। ये डिफरेंट डायरेक्शन हो गया, ये तो एक का प्लस हम आया, दूसरे का प्लस ही आना चाहिए था, तो कर देते, ये तो गलत है। दूसरा चेक करता है, CH3NH लोन पेयर है इसके पास, और N डबल बॉन्ड O और इधर ऐसे है आपके पास। देख भाई इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा मतलब माइनस से, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, मतलब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा। सो M भी इसी तरफ है, I भी इसी तरफ है, ये सही है, एक ही डायरेक्शन। चल थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में C में अपन को गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 CH और इधर डबल बॉन्ड O और O, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा नेगेटिव, ये तो ऐसे शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब माइनस m है। और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए इसका माइनस i होगा, ये भी हो गया, एक ही डायरेक्शन। डी की बात करते हैं। डी वाले में अपन को गिवन है H2N है ना, तो H2N और इसमें गिवन है अपन को दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये गिवन है अपन को। अब अगर ये गिवन है तो अपन क्या करेंगे, लोन पेयर है भाई, देख ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मतलब कार्बन ये ना, इसको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं जो कार्बन होता है, तो इसको तो ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस है, लेकिन ये वाले कार्बन से ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नहीं, दो हो गए, दो नहीं, ये 5 वाला है। किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं। अब मैं 8 वाला बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पे चले। 8 वाला, 8 वाले में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, जो अपन को गिवन है प्रॉपर्टी वो करेक्ट बतानी, मतलब अपन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है पहले। देख भाई म्यूट रखना अगर मतलब कुछ पूछना नहीं है तो। 9th वाला भी पूछना है, हाँ बता दूंगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 9th वाला भी बता दूंगा, पार्ट 3 का 9th वाला बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बतानी है अपन को, ठीक है। अब देख एक बात है अपन को पता है यार, अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है ना तो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और लोन पेयर है तो प्लस एम शो करेगा, इसमें दोनों ही होंगे, प्लस आई प्लस एम, मतलब प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस एम से भी देगा। वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है तो प्लस एम है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो अपन कहते हैं वो बेंजीन रिंग में प्लस आई ही शो करेगा। दूसरे वाले को चेक करते हैं। अब देख दूसरे वाले में अपन को ऐसे गिवन है, इधर बेंजीन है, अब इसमें भी वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर, तो इसमें भी गिवन, इधर भी लोन पेयर है तो अपन कहेंगे देखिए इसमें प्लस है,
लेकिन ये वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसमें थोड़ी नेगेटिव चार्ज है, ये वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो माइनस आई है। तो फिर भाई इसमें तो दोनों प्लस प्लस थे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा है। थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला देखो, सब लोग म्यूट करके रखो भाई, जिसको नहीं पूछना है तो कट कट आवाज आ रही है। तो फिर अपन इसमें CH3 लिख लेते हैं भाई, और CH3 लिखेंगे तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो बता ही देंगे, तो इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन M का पावर ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा होता है ना H से, और H का प्रायोरिटी I से। जब M होता है तो अपन I की बात भी नहीं करेंगे, अपन को इसमें I की बात तो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि M दोनों में था, H तो वीकर होता है। ये वाला ऑर्डर करेक्ट गिवन है। सेकंड वाले की बात करते हैं। मैं बोल भी रहा हूं कि म्यूट करके रखो, तुम लोग फिर भी म्यूट नहीं कर रहे, मैंने म्यूट कर दिया सबको। अब अपन लिखेंगे भाई इसमें ना ऐसे गिवन है, OCH3 गिवन है, तो अपन कहेंगे भाई इसमें ऐसे शिफ्ट करेंगे, तो ये तो प्लस M आ रहा है और माइनस आई आएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, OH होगा, तो अपन कहेंगे इसमें भी तो प्लस M और माइनस आई है। प्लस M क्योंकि वेरी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, तो प्लस M होगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इससे माइनस आई। थर्ड वाला CN है। अगर CN है तो अपन को पता है CN में तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये माइनस M होगा और माइनस आई होगा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, तो माइनस माइनस भाई ये तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, रिच होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि ये तो विड्रॉ ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दोनों ही विड्रॉ कर रहे हैं, माइनस M और माइनस आई। इन दोनों में प्लस M है, तो फिर मैं I से ही डिसाइड कर सकता हूं, है ना। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब अगर अपन चेक करें कि इस पे मेरे पास और इस पे मेरे पास दोनों ऑक्सीजन है, मेरे पास एक ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन ये है, तो इन दोनों में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करूंगा तो ज्यादा किस एटम पे होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा 2 वाले। क्यों? जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है एटम पे, उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसका प्लस इफेक्ट था जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट नहीं होता, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इससे। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका माइनस आई ज्यादा होगा। लो भाई, तो इसका मतलब है इसमें माइनस आई इज मोर, इसमें माइनस आई इज लेस। तो इन दोनों में अगर मैं चेक करूंगा, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो रिंग कम इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, और ये तो है ही क्योंकि इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस है। तो अपन को जो ऑर्डर गिवन है वो गलत है, अपन को तो ये ज्यादा गिवन है, इससे वो गलत है। अगर दोनों ही ऑक्सीजन थे तो मैंने दोनों ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन पे प्लस है, तो दोनों सेम एटम अगर अटैच्ड है तो अपन चेक कर लेंगे कि दोनों में से सेम एटम में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब किसका माइनस आई ज्यादा है। और कैसे चेक करते हैं, ये दिया ना कंसेप्ट आपने, कैसे चेक करते हैं। अब अपन सी वाले की बात करते हैं। सी वाले में गिवन है अपन को, वो कह रहा है कि ऑल आर एरोमेटिक, तो अपन कहेंगे देख भाई, इधर आपने ऐसे लिखे हुए, only one lone pair can show conjugation,
अपन को पता है अगर किसी एटम पे 2 लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। Therefore, total electrons 8 pi, anti-aromatic. It's anti-aromatic. क्योंकि total number of electron in cyclic delocalization is 8 pi electrons. एक लोन पेयर ले लेते हैं, 2 इसके ले लेते हैं, 2 इसके लेते हैं और 2 इसके लेते हैं, 8 pi electrons. So it's anti-aromatic. दूसरा वाला एरोमेटिक है, इनको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें बेंजीन जैसा सिस्टम है। और थर्ड वाला भी एरोमेटिक है क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है। मॉलिक्यूल प्लेनर है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन इज 10 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो हक्सले's रूल फॉलो करता है। इसको तो पढ़ा भी है अपन ने, दिस इज एजुलिन। क्लास में ही बताया है तो। सो दीज टू आर एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, बट दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो फिर उसने कहा था सारे ही एरोमेटिक हैं, गलत। अब डाइपोल मोमेंट पूछा अपन से डी में, कोई बात नहीं, डाइपोल मोमेंट तो अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर कोई इधर जैसे है, कोई अगर प्लस एम शो करेगा ना तो इसका डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो प्लस एम डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ शो कर रहा था लेकिन माइनस आई ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो अपन एम को ज्यादा पावरफुल मानते हैं इसलिए अपन कहेंगे इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ होगा क्योंकि एम का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ऐसे इसमें लिखेंगे। अब इसमें तो आपने CN लिखा हुआ है, तो CN में तो आपने माइनस एम लिखा था, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होगा वो ऐसे लोन पेयर होता है तो डाइपोल मोमेंट इधर को होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इधर को होता है, और अगर माइनस एम होता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग बाहर की तरफ होता है। इधर CN है, सो इधर भी CN है और इधर भी CN है। इधर तो ऐसे होगा, डाइपोल मोमेंट 0 है ना, इधर तो डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन इधर नहीं होगा 0, इधर ऐसे होगा और इधर ऐसे होगा। इसका ओवरऑल ऐसे होगा, इसका ओवरऑल ऐसे होगा, एक CN के बराबर। आगे मैंने अपन को ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, कोई नहीं। That is about the dipole moment. Next चेक करते हैं 9th वाला। अपन 9th वाले की बात करते हैं। The correct order of the bond length is, अपन को बॉन्ड लेंथ पूछा है, ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन में चेक करते हैं अपन बॉन्ड लेंथ है। तो अपन कहेंगे देखो ए ऑप्शन में आपने ऐसे दिया मुझे, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और इधर आपने CH3 लिखा। तो अपन कहेंगे ये CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है ऐसे, दिस हाइपर कॉन्जुगेशन। और इस वाले में अपन कहेंगे इधर अपन को ऐसे गिवन है, अपन को बॉन्ड लेंथ बताना है, इसको ए लिखा है, इसको A डैश लिखा है। अब देख भाई इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका हाइड्रोजन नहीं है, इसका हाइड्रोजन है, तो इधर पार्शियल बॉन्ड बनाओ। अगर इधर पार्शियल बॉन्ड बन रहा है, देखो अब अपन को बॉन्ड लेंथ तो इसके बीच में चेक करना है ना, इसमें तो कोई पार्शियल बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। और ए वाला जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोटा होगा प्योर सिंगल बॉन्ड से, सो A डैश इज ग्रेटर देन A।
ये चेक करेंगे, क्योंकि ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन ना यहाँ कभी कभी डबल बॉन्ड भी बनेगा। अब अपन बी की बात करते हैं। बी वाले में अपन को गिवन है ऐसे, बी वाले में ये CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड NH2 और वो भी पॉजिटिव चार्ज के मैंने, और इधर NH2 लोन। तो अपन कहेंगे आपने यहां वाला पूछा है B डैश और ये वाला लिखा है B, ये वाला लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइजेशन में है, तो करो। अगर मैं डीलोकलाइज करूंगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट में होता है, तो अपन कहेंगे CH3, C इधर बनेगा NH2 और इधर बनेगा NH2। इसके लोन पेयर से अपन ने बॉन्ड बना दिया और इसके लोन पेयर को अपन ने इधर शिफ्ट कर दिया। ये तो एग्जैक्टली एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे रहेगा। देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन नाइट्रोजन, तो फिर B इक्वल टू B डैश होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये अपन को गिवन है, ये भी सही है। अपन C की बात करते हैं। C में अपन को गिवन है CH3, C डबल बॉन्ड और ONA गिवन है। ये तो भाई नेगेटिव चार्ज होगा, इधर C है और इधर C डैश है। अपन को पता है कि ये दोनों तो इक्वल बॉन्ड लेंथ होंगे, वाइट इज सो, क्योंकि ये तो अपन ने बॉन्ड लेंथ बॉन्ड वहां पर बॉन्ड ऑर्डर वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में भी कैलकुलेट कर रखा है। इधर नेगेटिव चार्ज लिख लूंगा और इधर डबल बॉन्ड ओपन होगा। ये तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो बॉन्ड लेंथ तो इक्वल होगा, इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर भी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सेम टाइप ऑफ एटम पे है ना जैसे इसमें था। C इक्वल टू C डैश होगा। और क्या गिवन है अपन को? C इज ग्रेटर देन C डैश, C इज रॉन्ग। तो अब D की बात कर लेते हैं। तो ये वाला करेक्ट था, ये वाला करेक्ट था, ये वाला गलत है जो अपन को गिवन है, मतलब आंसर ये होना चाहिए था, बट गिवन क्या है अपने पास, अपन को पता है C ग्रेटर देन C डैश है, तो वो गलत है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। डी में अपन को गिवन है ऐसे, इधर एक डबल बॉन्ड है जिसको आप D डैश लिख रहे हो और इधर आपको गिवन है D। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो दिस इज अ प्योर डबल बॉन्ड, उसका कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है ना, लेकिन ये दोनों क्योंकि इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, सो प्योर डबल बॉन्ड लिखा, बीच में sp3 है ना, बट ये दोनों तो कॉन्जुगेशन में है ना, मतलब ये शिफ्ट हो गया, तो ये पार्शियल डबल। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो प्योर डबल बॉन्ड से तो बड़ा ही होगा, तो D डैश जो है वो छोटा होगा D से, गिवन है क्या? हाँ, D डैश छोटा गिवन है, करेक्ट है वो, करेक्ट गिवन है। ऐसे कर बॉन्ड लेंथ चेक कर लो। C वाले में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाए, बनाओ ना, ये लो, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, ऐसे बना दो, ये लो, है ना, समझ में आया ना तुमको? अब भाई देखो तुम लोग पूछोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं उसको शट आउट करूंगा, मैं इसको शट आउट करूंगा। अब 10th वाला भी बता देते, 10th वाला भी बता देते हैं भाई। 10th वाले में तुमसे पूछा था, 10th वाले में कोई पर्टिकुलर बताना है या सारी बता दूं? पहले अपन A कर लेते हैं, फिर तुम मुझे बता देना। देख भाई, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर।
अब अगर अपन एक ही बात करें तो ए वाले में तो अपन को ऐसे लिखना CH2 पे नेगेटिव चार्ज और इधर Cl माइनस आई कितना, दूसरे वाले में CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, NO2 गिवन है, दोनों ही है, ये ज्यादा स्टेबल होगा इस विड्रॉइंग ग्रुप। लास्ट वाले को चेक करता हूं, लास्ट वाले को चेक करूंगा, इधर भी नेगेटिव चार्ज है और इधर भी Cn है, ये भी विड्रॉ करता है, माइनस M है, माइनस आई है। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका माइनस आई ज्यादा है क्योंकि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, 3 एटम इससे पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें ज्यादा पुल करेंगे उससे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बन गया। बी की बात कर लेते हैं। बी वाले में अपन को गिवन है अगर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड OH O है, तो ये तो कॉन्जुगेशन में है ना, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड O है और इसमें तो OCH3 भी है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये इससे डीलोकलाइज होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये भी इससे डीलोकलाइज होगा, तो इसमें तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन का इसके इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा कम डीलोकलाइज हो पाएगा इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लीनियर डीलोकलाइजेशन। थर्ड वाले को चेक करो, थर्ड वाले में तो डीलोकलाइजेशन ही नहीं, प्लस इफेक्ट से उल्टा अनस्टेबल और हो रहा है, इसमें तो डीलोकलाइजेशन नहीं। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया आपके पास। सी वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता है, सी वाले की बात करते हैं। इसे इधर लिख सकते हैं अपन, सी वाले की बात करते हैं। इधर डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन दो जगह हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दूसरे वाले में अपन कहेंगे नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन डिलोकलाइजेशन एक ही तरफ हो सकता है बस, है ना। इधर भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में था, इधर भी था, इधर सिर्फ एक ही है, मतलब इधर अगर होगा, अब ये वाला पार्ट तो सेम हो गया दोनों में, ये वाला पार्ट तो सेम हो गया दोनों में, लेकिन इधर तो ये भी थोड़ा सा डिलोकलाइज कर सकता है ना, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे, तो ये भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इधर ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ लाना मुश्किल होता है, इधर ऐसा नहीं, तो इधर दो जगह डिलोकलाइजेशन था इसलिए, और थर्ड वाले में डिलोकलाइजेशन नहीं, तो फायदा क्या, नो रेजोनेंस। इसमें तो रेजोनेंस था और इसमें भी रेजोनेंस था, that is how we can rate the stability. अब डी वाले की बात कर लेते हैं। डी वाले में मुझे गिवन है CH3, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और CD3 उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों में स्टेबिलिटी बतानी है इनको।
राइट। सी वाले में तो ऐसे था ना, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इधर डिलोकलाइजेशन है तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये विड्रॉ भी कर रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज से भी न्यूट्रलाइज हो रहा है और विड्रॉइंग से भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब माइनस आई और माइनस एफ दोनों है। अगर ऐसे होगा तो इसका प्लस आई होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इससे माइनस एम से ये डिलोकलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज्यादा स्टेबल होता है माइनस नेगेटिव चार्ज, रादर देन कि उसमें एक तरफ विड्रॉइंग है और एक प्लस है, तो इधर तो माइनस आई भी है लेकिन इधर प्लस आई है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। हो गया। और डी में अपन कहेंगे, देख भाई, CH bond is larger than CD bond. CH bond is larger than CD bond, as the size of D is smaller than H. Isotopic bond are always shorter, मतलब अगर किसी का आइसोटोप है तो हमेशा छोटा बॉन्ड होगा, राइट। अगर अपने पास यहां पर अपन ऐसे लिख लें, अपने पास ऐसे गिवन है और अपने पास डी भी गिवन, ये छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन एटम is more due to small size of CD. या तो आप स्मॉल साइज ऑफ CD बॉन्ड लेंथ कर दो भाई, अगर डी का छोटा साइज होगा तो ये ज्यादा पास जाके बॉन्ड बनाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड की ज्यादा होगी इस पे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। That is how we can decide this. ये आपका 10th वाला था। अब आप मुझे पार्ट 4 से बता दो अगर कोई डाउट है। अगर पार्ट 4 से कोई डाउट है तो बता दो। एक मिनट रुकना है।
हाँ, तो इतने सारे तुम लोग पूछ रहे हो, तो तुम लोग खुद कुछ किए या मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा, मैंने डाटा था, तुम लोगों ने सुना नहीं होगा ना फिर तो। अच्छा ही था, म्यूट था। चलो ठीक है। मैं ये कह रहा था कि तुम लोग कुछ खुद भी किया हो कि मुझसे पूछ रहे हो सारा? चलो सर से करवा देते हैं, सर सीख जाएंगे। अच्छा देख, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? ठीक है। अब ये अंशु बोल रहा है, सर आज क्या कंटिन्यूअस क्लास कर सकते हैं विदाउट ब्रेक? अबे ऐसे क्यों? हो गया काम। चलो देखते हैं, कर लेंगे। ब्रेक भी लेंगे तो छोटा सा ही ले लेंगे। चलो भाई ठीक है। तो ये अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ रखा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैलकुलेट करो, वन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है अपना, ये पूरा का पूरा क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, दोनों। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, करो अपने आप सॉल्व। हीट ऑफ फॉर्मेशन बताया मैंने आपको, और फर्स्ट वाले में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहाँ एल्कीन के बारे में पूछ रहा है, तो अपन को ये एल्कीन बताना पड़ेगा, है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। तो पहले वाले में स्टेबिलिटी आप चेक करो स्ट्रक्चर बना के, और दूसरे वाले में स्टेबिलिटी अपन को पता है सबसे ज्यादा स्टेबल 4 होता है। फिर ट्रांस वाला, ट्रांस वाले में क्या गिवन है, दैट इज 2, और फिर 3, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एटम 6 थे सब में। ये 4, 2, 3 लिखो। क्लास में अपन ने डिस्कस किया हुआ ना अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहला वाला, स्ट्रक्चर बनाओ और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ले लो। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। चल देखते हैं सेकंड वाले में, अपन लिखते हैं स्ट्रक्चर, लिखते हैं इनके, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे। 1,3 पेंटाडाइन, अच्छा इसमें तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजनेट होंगे यार, तो ज्यादा ही एनर्जी लिबरेट होगी। बी वाला 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी तो कम ही होगी क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, ये ज्यादा स्टेबल। ये तो कॉन्जुगेशन में, ऊपर वाला कॉन्जुगेशन नहीं है। सी वाला चेक करते हैं, 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन तो लिखा हुआ है, और 2 और 3 का डाइमिथाइल हो जाएगा। इधर तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ गया, ये तो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब सी ज्यादा स्टेबल है बी से, बी ज्यादा स्टेबल है ए से। तो जो कम स्टेबल होगा उसकी हाइड्रोजनेशन ज्यादा। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या गिवन है, प्रोपाडाइन। ये तो सबसे कम स्टेबल है क्योंकि एलीन है। ये तो अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड से, आइसोलेटेड ज्यादा स्टेबल होते हैं, दैट इज एलीन से। एलीन मतलब क्यूमुलेटिव से। तो कॉन्जुगेटेड क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। आइसोलेटेड क्या होते हैं, जिनके बीच में एक sp3 हो जाए, एटलीस्ट एक। और क्यूमुलेटिव होते हैं कि कंटिन्यूएशन में ऐसे, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये देखो कॉन्जुगेटेड था, ये भी कॉन्जुगेटेड है, तो अपन को बी और सी में डिसाइड करना पड़ेगा। डी तो लीस्ट स्टेबल है, तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ले भाई आंसर आ गया, डी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए क्योंकि वो कम स्टेबल है। ये दोनों कॉन्जुगेशन में, बी और सी। तो देख डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन दोनों में है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है।
सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करूंगा तो CbAd आएगा, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये अच्छे से क्लास में बताया हुआ है, फिर भी पूछ रहे तुम लोग। फोर्थ वाला, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बेंजाइल केटाइन। फोर्थ वाले के बताता हूँ, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बेंजाइल केटाइन। अब देख भाई, बेंजाइल केटाइन ये होता है, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजाइल लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें लोन पेयर होता ही नहीं। मैं कॉलम 2 को पढ़ रहा हूँ, बेंजाइल केटाइन लास्ट वाला है, एस वाला। ये जो बेंजाइल केटाइन है ना, ये एस वाला है। तो एस वाले के साथ कॉम्बिनेशन बताना है बिल्कुल, तो लो, क्या है ये, कैसे बेवकूफ बना रहे हैं अपन को। एक ही तो ऑप्शन बनाया एस वाला। अब बेंजाइल केटाइन होता ही सी वाले में है बस, एस वाले को ही बोलते हैं बेंजाइल केटाइन, बाकी बेंजाइल केटाइन थोड़ी होता है। पहला वाला पेरिडीन है, दूसरा वाला पाइरोल है, थर्ड वाला बेंजाइल का वो फिनाइल केटाइन है, और ये बेंजाइल केटाइन। तो बेंजाइल केटाइन ही एस वाला है, तो ऑप्शन ही एक बनाया तुमने तो एस वाले से, हद कर दी। ये भी कोई क्वेश्चन है? और ऊपर से तुम पूछने चले आए, मतलब ऐसे ही पूछ लिया होगा कि चलो सर से पूछ लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, सब पूछ रहे हैं हम भी पूछ लेते हैं। है ना? तो किसी ने अपन से पूछा है, तो पता है ना अपन को कैसे चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने, आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे क्या? ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में। हाँ तो है ना, ये बेंजाइल केटाइन था, क्लास में बताया ना सारे के सारे नाम, जब एरोबेटिक पढ़ाया था। ये पेरिडीन है, लिखा तो है पेरिडीन, पी वाला। ये क्यू वाला है, ये तो पी है, ये क्यू है। अब इस लोन पेयर को आप डील, ये लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी काउंट होगा। तो ये वाला लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पी क्यू, आर वाला क्या है, ये तो फिनाइल केटाइन। ये लो, तो इधर ना ये जो लोन पेयर है ना, ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया ना, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 क्यों, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो अब मैं इसका लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करूंगा। आप क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज बिहेविंग एज अ पाई, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दे विल नॉट बी used to calculate the hybridization, that is an unhybridized orbital। ठीक है।
अब लोन पेयर इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, तो ये कि नाइट्रोजन का डी होता ही नहीं तो पी तो बताना ही पड़ेगा। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल। मेरे ख्याल से वो वर्ड्स में ही कंफ्यूजन होगा, तभी किसी ने पूछा होगा ये सब। 4, 5, 6 पूछने का रीजन ही तभी होगा ताकि उसे पता चल जाए कि ये वर्ड्स इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, 6 और 7, 8 तीन ही पूछे। अरे बाप रे, चलो कितना पूछते रहे। नेक्स्ट पे चलता है अपने। चलो अब 6 की बात करेंगे अपन। 6 वाले में अपन को गिवन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन इज। हाँ तो ठीक है ना, बता देते हैं उसमें क्या है। ये गिवन है, इधर CH3 गिवन है, तो 3 डिग्री एनाइन। अपन को पता है एरोमेटिक है तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, लेकिन अपन ऐसे लिख सकते हैं। और कार्बोनाइन में अपन कहते हैं कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, ये अपन को पता है। ये तो 3 डिग्री है। बी की बात करते हैं। बी वाले में वी आर गिवन लाइक दिस। नहीं उधर नहीं है, इधर वाले में। सी वाले में वी आर गिवन लाइक दिस। सी वाले में, उधर वाले में। ये भी 3 डिग्री है, क्योंकि जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 3 तरफ से कार्बन से हटा है। ये भी 3 डिग्री है। डी वाला वी आर गिवन लाइक दिस। जिस पे नेगेटिव चार्ज वो एक ही तरफ से है, नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड है, सो डी विल बी नॉट। क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 3 डिग्री से। 7th वाला चेक करते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ना, सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अगर रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ठीक है, ए अपन को गिवन है। ए में अपने पास बेंजीन तो है, लेकिन इधर CH2 है और इधर CH2 रेडिकल है। बी चेक करते हैं। 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बी वाले में वी आर गिवन CH3, CH2 और CH2 रेडिकल। इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम। सी वाला इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इज अ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इसमें रेजोनेंस है। सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। और डी वाला अपन को गिवन है CH2, CH3 रेडिकल। इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, लीस्ट स्टेबल। तो इन सब में स्टेबिलिटी अगर अपन चेक करेंगे तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसमें 1 2 3 4 गिवन है, तुम लिख लेना अपने आप। इसको 1 2 3 4 कर देना, बोलो तो मैं कर देता हूँ। वैसे तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप भी कर सकते थे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो 3 हो गया। अब अपन को इन दोनों में से डिसाइड करना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो सेम है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यूज करो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो। कार्बोनाइन में तो होता नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन या रेडिकल में ही होता है, तो लिखा अपन ने। अब इसमें क्या होगा कि इसके बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। अब अपन कहेंगे क्या कि देख, इस कार्बन पे हाइपर कॉन्जुगेशन वो तो इसमें भी है, तो इसमें अपन कहेंगे sp2 कार्बन अटैच्ड है, जबकि इसमें sp3 कार्बन अटैच्ड है। इसका प्लस इफेक्ट होगा जबकि इसका माइनस इफेक्ट होगा।
तो ये अगर विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो और बढ़ेगी। ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो फिर 2 ज्यादा स्टेबल होगा 1 वाले से। इसमें तो हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, ये हो गया। इसमें प्लस इफेक्ट है, जो कि इसके भाई रेडिकल होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी क्योंकि कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अपन को इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा इसको देंगे उतना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। 8 भी पूछा है, 8th वाले को चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन बताना है। ठीक है, एक कार्बोकेटाइन अपन को ऐसे गिवन है, इधर अपने पास CH3 है, इधर भी CH3 है, और इधर C पे पॉजिटिव चार्ज है और 2 CH3 है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और बेंजाइलिक। बी वाले की बात, सेकंड वाले की बात। सेकंड वाले में भी आर गिवन लाइक दिस, ये वाला पार्ट तो सेम है, लेकिन इस वाले पार्ट में हमको ये भी CH3 गिवन है, ये भी CH3 गिवन है, इधर भी CH3 गिवन है, इधर भी CH3 गिवन है। इसमें और भी ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होगा तो और ज्यादा एनर्जी होगी इसको, क्योंकि इधर स्टेरिक एंट्रेंस होगा तो एनर्जी बढ़ेगी रिपल्शन से। तब तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से, थर्ड वाला तो और भी कम स्टेबल लग रहा है, उसमें तो और भी ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस है। तो ये वाला पार्ट तो सेम है, इधर पॉजिटिव चार्ज और 2 CH3, लेकिन इसमें ये और ज्यादा बल्कि हो गया, और ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होगा, और ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस तो और ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 1 is more stable than 2 is more stable than 3 है, ये स्टेरिक एंट्रेंस से बता दूंगा। ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस। अब स्टेरिक एंट्रेंस को अपन लिख सकते हैं, वो स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट। जितना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा इसको डिलोकलाइज करना, एनर्जी बढ़ेगी। अगर सब्स्टिट्यूएंट मेटा पे होता तो प्लस इफेक्ट हो जाता, फिर रिवर्स ऑर्डर हो जाता। बिल्कुल, देख लो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ प्लस ही चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइम we'll डिस्कस एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 पार्ट 2। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हैं जीओसी, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब क्या ना, कुछ और नए कंसेप्ट पता चले फिर इसमें अपन अप्लाई करेंगे। अब और कुछ नया पता चलेगा यहाँ तो अपन उसको लास्ट में अप्लाई करेंगे। अपन का कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अभी बचा हुआ है, वो अपन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर बोलो। तो अब शुरू करते हैं अपन। अच्छा, एस ब्लॉक का भी होमवर्क है, तो बताओ भाई, एस ब्लॉक भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं है अपन ऐसे अगर छोड़ देंगे होमवर्क तो। ऐसे अगर अपन होमवर्क छोड़ेंगे तो ठीक नहीं है ये। होमवर्क करते रहेंगे तो अपन को पता चलेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि होमवर्क तो करते रहेंगे, तुम लोग सब कर रहे हो ये कैसे पता चलेगा मुझे, क्या करें।
सब लोग सॉल्व कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा मुझे? ये पता करना है मुझे कि तुम लोग सब सॉल्व कर रहे हो, वो बात कैसे पता की जाए? चलो एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं। टेस्ट में, या टेस्ट में तो नहीं पता चलता है, टेस्ट में तो घर पे बैठ के कर रहे हैं ना टेस्ट। चलो टेस्ट ब्लॉक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। कोई होमवर्क है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में कोई डाउट है? C5E9, F4 का CE, E7, E9, F4 का E लिख लिया, F4 का CA, ये भी लिख लिया, G5, E7, E9, F4, G5, G4, F5 का E, H1, C8, V2, C8 कर लिया अपन ने, H1 कर लिया अपन ने। शुरू करें? चल देखते हैं अपन। ठीक है, B2 से शुरुआत करते हैं। B2 में क्या गिवन है? कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन। अब तो अपन ने लिखा था ना। तो देख भाई, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी जिसका हाइड्रेशन कम होगा, और हाइड्रेशन कम किसका होगा? जिसका रेडियस ज्यादा होगा। हो गया। अपन हाइड्रेशन लिख लेते हैं। लिथियम आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा सोडियम से, सीजियम से। तो जिसका हाइड्रेशन, क्योंकि छोटा साइज होगा तो हाइड्रेशन ज्यादा होता है। हाइड्रेशन मतलब वाटर का अट्रैक्शन। चार्ज तो एक जैसा है सब पे, तो इस पे तो डिपेंड करेगा। तो ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? सीजियम की, क्योंकि जिसका हाइड्रेशन कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। B2, C5, तो why lithium nitrate is on heating gives shows exceptional behavior than the other? Due to small size of lithium, it shows different behavior than other. A diagonal relationship with magnesium, with Mg.
So lithium ion has high polarizing power. So lithium salt are generally covalent. तो बाकी के कंपैरिजन में वो कोवेलेंट सॉल्ट होता है, कोवेलेंट होते हैं तो डिकम्पोज भी होंगे, इजीली डिसोसिएट भी होंगे, तो वाटर सॉल्युबल भी होंगे। तो कौन बता सकते हैं? दैट्स व्हाई तो लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो इजीली डिकम्पोज भी हो जाता है। बट सोडियम नाइट्रेट अलग डिकम्पोज होता है क्योंकि उसका पोलराइजिंग पावर अलग होता है, बाकी ऐसे डिकम्पोज because of its less polarizing power. C8. Write the increasing order of the strength, basic strength. हाँ तो ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम बढ़ता है ना, क्योंकि मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस होता है। और सीजियम हाइड्रोक्साइड को तो अपन ने स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लिखा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा बताया? अच्छा C7 बता दिया। ओहो, ये तो C7 है, मुझे वही इजी लगा इसलिए बता दिया। Although ionization potential of lithium is high, then why it is a good reducing agent? It is because of the hydration. Thick. तो अपन कहेंगे in aqueous solution lithium ion has high hydration energy. So it shows a reducing character. एक्चुअली अगर अपन देखो लिथियम को सॉलिड को अपन कन्वर्ट करेंगे लिथियम गैस में, एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को, और इसको आयनाइज करेंगे तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी यार, लेकिन इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा इन वाटर। इसको अपन वाटर पे से ट्रीट करेंगे, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। So its hydration is highly exothermic. Highly exothermic. मतलब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा ना, डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपन चेक करते हैं कि किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा है। तो इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। अपन इसकी जगह अगर सोडियम को ले लें या कोई भी दूसरा अल्कली मेटल ले लें, उसमें भी यही होगा। इसमें भी डेल्टा H2 ग्रेटर देन 0, लेकिन इसका साइज बड़ा होने की वजह से इसका हाइड्रेशन नहीं होता है, थोड़ा सा होगा, ये वैल्यू बहुत कम होती है। इट्स एंडोथर्मिक। सोडियम का हाइड्रेशन नहीं, ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक, मतलब इधर ओवरऑल प्रोसेस, इधर एनर्जी यूज किया, इधर एनर्जी यूज किया, सिर्फ यहां लिबरेट करेगा। हाइड्रेशन इज वेरी लेस।
हाइड्रेशन इज लेस एक्सोथर्मिक। तो फिर इनमें एनर्जी यूज बहुत ज्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई कि जो ओवरऑल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन देने का एक्वस सॉल्यूशन में, इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है इसके कंपैरिजन में। ये वाटर में देने की टेंडेंसी जो है ना, और रिडक्शन बोलते हैं अपन, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होता है। सो ये ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अपन हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन lithium is best reducing agent. But in gaseous state, अगर गैशियस स्टेट होगा तो हाइड्रेशन की बात ही नहीं होती। सीजियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग। क्योंकि फिर हाइड्रेशन की बात ही नहीं होगी ना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लिथियम की या सीजियम की? अपन कहेंगे इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो इसी को होना चाहिए। लेकिन अगर पानी में पूछोगे तो नो डाउट इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, लेकिन हाइड्रेशन इसका नेग्लिजिबल होता है। इसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपन ने यूज किया वो लिथियम में कम यूज किया होता है, इसलिए लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वाटर में। दैट इज अबाउट C8। E79, तो E79 की बात। E7 में अपन लिखेंगे, वेल राइट लिख दिया सर। वैसे अपन ने ये लिखा हुआ है लास्ट में, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अगर आप Cl2 को या Br2 को या I2 कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करोगे, क्लास में तुमने ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, आप बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखना। तो अपन NaCl बनाएंगे, NaClO3 बनाएंगे और H2O बनाएंगे। इसके एन फैक्टर भी लिखे अपन ने और क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी किया अपन ने। क्लास में सीखा अपन ने। अब Cl2 हो या Br2 हो या I2 हो, रिएक्शन ऐसा ही होगा। लेकिन अगर अपन Cl2 या Br2 या I2 को अगर आप डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो फिर NaCl बनेगा, NaClO बनेगा और H2O बनेगा। तब 0 से -1 इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर 0 से ये -2 होता है, तो ये +1 है। ट्वाइस है, ये लिखा ही हुआ है ट्वाइस बैलेंस्ड। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो क्या होगा और डाइल्यूट होगा तो क्या होगा। E8 की बात करते हैं। मेरे ख्याल से E8 भी मैंने क्लास में बताया आपको। फास्फोरस, दैट इज व्हाइट फास्फोरस होता है जो NaOH से रिएक्ट करेगा, है ना। ये क्लास में अपन ने पढ़ा हुआ है वाटर के प्रेजेंस में। इसमें ना बस वो क्या करते हैं, रादर देन राइटिंग दिस H2O वो एक्वस लिख देते हैं। एक्वस मतलब वाटर है। अगर एक्वस लिखेंगे तो कभी अपन को पानी की जरूरत पड़ेगी तो अपन इसको यूज करेंगे। इधर लिखेंगे अपन PH3 फॉस्फाइन गैस, और बनेगा NaH2PO2।
तो फिर इसको बैलेंस कर लेंगे अपन भाई, ये -3 है, 0 से -3, सो n फैक्टर इज 3 और इधर 0 से +1, सो n फैक्टर इज 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलरेडी फास्फोरस 4 हो गया, ये 3 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, इधर 6 है, इधर 3 है और इधर 6 है, 9 हो गया, 3 इधर है तो 9 के लिए ना 3 इधर लिख लें, हो गया बैलेंस। फिर अपन ने पूछा है ई के बाद F4 का C और E, F4 का ACE और F5 का E। F4 चेक कर, आगे बना है F4 में, तो F4 में अपन को गिवन है, कहाँ गया, हाँ ठीक है, F4 में गिवन है अपन को राइट डाउन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अबे E, हाँ है तो E, तो अपन को पूछा A में क्या गिवन है, A में गिवन है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट्स अ बेसिक सॉल्ट, अपन को अच्छे से पता है, और उसको रिएक्ट किया आपने H2SO4 के साथ, तो ये है बेसिक सॉल्ट, पानी में डालोगे तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बनेगा। अगर ये बेसिक सॉल्ट है तो रूम टेम्परेचर पे क्या मतलब बेसिक सॉल्ट है तो अपन को पता है अच्छे से, फिर तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करो, ये बेस है, ये एसिड है, करो न्यूट्रलाइजेशन करूंगा तो Na2SO4 बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2। सी पूछा है आपने, अब सी वाले में आपने पूछा है F4 में, सी वाले में इसको NaOH से रिएक्ट किया आपने, तो हाँ तो करो, क्योंकि ये तो प्रोटॉन भी दे सकता है और ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, दोनों से रिएक्ट करेगा। ये एक और प्रोटॉन दे सकता है ना, बनाओ Na2CO3 प्लस H2, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। भाई अगर आपके पास ऐसे गिवन होता तो आप ऐसे लिखते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अगर एक बार में एक प्रोटॉन निकाला तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, H2CO3 है, अरे 1 मोल NaOH ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, अब 1 मोल और NaOH ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा। इसको रिएक्ट करेंगे तो अपन एक और मोल्स तो NaOH से रिएक्ट करूंगा तो Na2CO3 बन गया और H2 बन गया, हो गया रिएक्शन, मैंने उसी को लिखा एक, अगर एक साथ लिखोगे ये कैंसिल हो गया रिएक्शन। तो Na2CO3, अच्छा एक तो बन गया अपने पास, Na2CO3 प्लस H2O, दोनों को ऐड करोगे ये इक्वेशन, फिर उसके बाद आपने ई पूछा है, बस ई बता दो, ई वाले में गिवन है NaHCO3, अपन को पता है ये बेसिक है और ये एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, बनाओ, है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन बनेंगे NaCl बना देंगे, लेकिन ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा,
CO2 लिबरेट होना चाहिए। CO2 लिबरेट करूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और CO2 बनेगा तो ये वापस रिएक्ट करेंगे, वापस रिएक्ट करेंगे तो यही बनेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन। और अगर मुझे कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है तो हाई टेम्परेचर लाना पड़ेगा, और उसमें साफ साफ लिख रखा है रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर है तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। फिर तो नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। भाई ये एसिड बेस रिएक्शन कैसे करें? ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये वीकली बेसिक है, ये वीकली एसिडिक है, दोनों रिएक्ट कैसे करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बना दूं, HCl तो नहीं बनेगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट विल बी बेसिक, को वापस रिएक्ट करेगा। वो तो नहीं करने वाला। F5 की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं तो एसिड बेस रिएक्शन मतलब लिखता हूँ ना भाई, एसिड बेस रिएक्शंस है ना। ये रिएक्शन मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन में पढ़ा है, ये भी आपको पढ़ाया, तो क्लास में पढ़ाया ना ये रिएक्शन आपको, ये सारे रिएक्शन क्लास में पढ़ाए हैं, तभी तो लिख रहा हूँ, अपने आप थोड़ी लिख रहा हूँ कुछ, ये कहीं ना कहीं आपको क्लास में पढ़ाए हुए हैं मैंने। ये रिएक्शन तो एसिड बेस में पढ़ाया होगा, अपने आप थोड़ी लिख रहा हूँ कुछ भी, क्लास में पढ़ाए हुए रिएक्शन है। जैसे अपन ने यहाँ ले होता अगर बी वाला, जैसे अपन ने NaHCO3 Na2CO3 लिखा बी वाले में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ये हाइड्रोक्साइड है ना अपने पास, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से अपन को प्रेसिपिटेट मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी एक्वस होता तो आयंस के फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस होगा, वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर कोई रिएक्शन प्रेसिपिटेट बना रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये एक्वस में रहेगा। तो पीपीटी बनेगा तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन जरूर जाएगा। मैं यहाँ पर यही तो ढूंढ रहा हूँ कि कोई प्रेसिपिटेट बन जाए तो मैं फॉरवर्ड ले जाऊं, नहीं बन रहा प्रेसिपिटेट। अगर कोई रिएक्शन प्रेसिपिटेट बना रहा है तो वो उस डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी होती है, उस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब अपन F5 का E, F5 तो सोडा अमोनिया प्रोसेस है ना, F5 तो सोडा अमोनिया प्रोसेस है ना, तो उसको हेबर प्रोसेस मतलब देख लो आप, सोडा अमोनिया प्रोसेस में हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं अपन। चल F5 कर लेते हैं, तो अच्छा ही लग रहा है, मजा आ रहा है उसको सोचने में। अब ये पता नहीं कौन क्या पूछ रहा है। सर नाउ क्लास इज एट 1:30 राइट? कौन सा 1:30? तो 1:30 पे आ जाना, तुम चले जाओ। तो तुम लोग मतलब याद दिला रहे हो कि सर क्लास अब 1:30 पे होगा, छोड़ो ना, परेशान क्यों हो? पढ़ने मिल रहा है तुम लोग, हाँ, मतलब किस टाइप के लोग हो यार, अरे पढ़ना चाहिए भाई।
पढ़ने के बारे में सोचो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो मुझे रहता है सिलेबस कंप्लीट करवाने। सामने होते ना तो मैं बताता फिर, है ना, मतलब चुपचाप पढ़ेंगे, मतलब क्लास में अगर सामने होते मजा आ जाता ऐसा पूछने पे, है ना। चल अपन देखते हैं वो बनाते हैं, तुम लोग मतलब सीखोगे नहीं, क्लास का टाइम याद दिलाएंगे कि सर ये तुम्हारा टाइम है, इसी पे पढ़ाओ। भाई जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो चला जाएगा। मैं कभी नहीं बोलता, वो एडीएस सर बोलते हैं बात कि ये कहाँ गया वो कहाँ गया। अरे भाई जिसको नहीं पढ़ना उसको हम क्या कर लेंगे बताओ, भगवान कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कहाँ लगता हूँ, मेरी क्या औकात है ना। देख भाई क्लास कंटिन्यू करूं या ना करूं, मुझे जब तक लगेगा कि मेरे डाउट चल रहे हैं मैं क्लास नहीं छोड़ने वाला, मेरे डाउट पूरे करूंगा मैं। और उसके बाद थर्मो पढ़ेंगे अपन, खाना खाने के लिए थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होगा, खाना खाने के लिए ब्रेक देंगे ना अपन। ऐसा नहीं करेंगे ना पूरा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि खाना भी तो खाना है यार, नहीं तो तुम लोग परेशान हो जाओगे खाना नहीं खाओगे तो। चल F5 की बात करते हैं पहले, एक मिनट रुक ना। अब देख अपन एक काम करता है F5 में, CaCO3 अपन को गिवन है, ये डिकम्पोज किया होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा और प्लस CO2 बना होगा। ठीक है भाई, अब ये क्या बोल रहा है कि अपन इसको पानी के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, मतलब इन दोनों से अपन ए बना देंगे। अरे भाई पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बन गया ए। अब ये कह रहा है कि जो ये CO2 है ना, इस CO2 को आप इधर एक NaCO3 बना, NaCO3 लिखा हुआ है NaCO3, ये कह रहे हैं कि आप इसको ना NaCO3 के साथ ऐसे मिला के और फिर आप ना C+H2O बना दो। तो अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है कि भाई देख, अगर किसी NaCO3 में हाई प्रेशर पे CO2 दे दिया जाए तो Na2CO3 बन जाता है। ये Na2CO3 का प्रिपरेशन पढ़ा हुआ है अपन ने, तो अपन कहेंगे C वाला Na2CO3, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। अब अपन कहेंगे कि इसी CO2 को आप चाहते हो कि मैं इस CO2 को किसके साथ, इसमें अमोनिया ऐड कर लो और H2O ऐड कर लो, तो ये तो भाई सोडा हो गया, CO2 प्लस H2O और अमोनिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ना। भाई बी वाला तो नहीं, अमोनियम, क्योंकि अमोनियम है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, लो भाई बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये तो सोडा अमोनिया प्रोसेस है ना, ये बन गया भाई। अब अपन कहेंगे क्या, अब अपन लिखेंगे ये HCO3 है, ठीक है, ये बन गया अपना बी। अब ये कह रहा है कि आप अगर बी को, बी से अपन ये बनाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि बी पे ये प्लस डी बनेगा, और लेकिन इसमें आप ना NaCl ऐड कर लो, तो अपन NaCl ऐड कर लेते हैं भाई। तो इसको अगर NaCl से ऐड करोगे तो अपने पास ये ब्राइन सोल्यूशन है, तो NaCO3 बन जाएगा ब्राइन सोल्यूशन से, क्योंकि अपन इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो, और इधर जो बनता है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये अपन को पता है, डी भी मिल गया अपन को। अब इधर की बात है, NaCl लिखा था मैंने, अब इसको ना आपने यहां से बनाया था है? ऐसे बनाया आपने, अरे उधर देख रहा था कैसे वो डायग्राम बना, तो इधर आप ऐसे बना रहे हो कुछ, और इधर आप लिख रहे हो कि देखो भाई मेरे पास H2O प्लस E है और इसमें अमोनिया भी लिखा हुआ है साथ में, तो H2O प्लस E है, अमोनिया भी लिखा हुआ है साथ में, तो आपने ये बनाया हुआ है इससे, अब इससे आप ये बता रहे हो, तो अपन कहेंगे देखो सर, ये मुझे पता है कि अमोनिया अगर लिखा हुआ है और H2O लिखा हुआ है और NaCl लिखा हुआ है, तो अपन को क्या बनाना है, E के साथ वापस अमोनिया बनाना है, वापस अमोनिया बनाना है।
अमोनिया प्लस H2O तो उधर भी लिखा हुआ है। ये बात समझ में नहीं है यार, कैसे लिखेंगे अपन। चलो सोचते हैं, क्यों लिख तो ले गए अपन कहीं ना कहीं से। अब ना इसने कुछ ऐसे भी बनाया हुआ है, इसको ऐसे बनाया हुआ है इसने, ऐसे भी लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई अगर अपन इसको अमोनिया बनाना है अपन को, ये वापस, तो अपन याद करेंगे यार हेबर प्रोसेस में अपन ने क्या किया था। वापस जहां से देखो, यहाँ तो शुरुआत हो रही थी हेबर प्रोसेस की, सोडा अमोनिया प्रोसेस की। तो ये एक तरीके से पता क्या हो रहा है, ये आप वापस बना रहे हो अपना अमोनिया, और वापस अमोनिया अपन ने कैसे बनाया था, ऐसे लेके दबाई प्रोडक्ट लेके CaCl ऐसे बनाया था। तो अपन ने बाई प्रोडक्ट लेके अमोनिया और वाटर के साथ, ये अमोनिया और वाटर तो यहाँ रहेंगे, तो ये अमोनिया और वाटर के पास साथ ना CaCl2 को लेके वापस जो अमोनिया रिकवर होता है लास्ट में अपन को मिलता है ना, क्योंकि अपने पास जो ये बनता है इसको अपन इससे रिएक्ट करवाते हैं, और इससे रिएक्ट करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये मिलता है। वो ये वाला ही है, उसने यहां से शुरुआत की है। तो इन तीनों को जो ये तीन जो मिल रहे हैं ना अपन को, ये तीन वापस यहाँ यूज हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। ये कह रहा है कि वापस जो ये बनता है ना, ये अपन सोडा अमोनिया प्रोसेस में अमोनिया वापस कहां से मिलता है अपन को, यही तो मिलते हैं तीनों। तो ये दोनों तो यहाँ भी लिख दिए उसने और यहाँ भी लिख दिए, तो अपन को कंफ्यूज कर दिया उसने। वरना इन दोनों से रिएक्ट करके अपन ये दोनों प्लस ई, वो है ये वाला पार्ट, ई क्या होगा। तो ये बाई प्रोडक्ट के लिए बनाया है उसने, कंफ्यूज करने के लिए। तो ई बताओ क्या होगा, तो H2O और अमोनिया, H2O और अमोनिया, इसमें ई क्या होता है, और ये H2O अमोनिया इधर यूज होता है, मतलब इधर वाला और इधर वाला ये एक ही बात है, उनको अपन यहाँ यूज करते हैं। तो ये H2O और अमोनिया कहां से मिलेगा, इन दोनों के रिएक्शन से। तो ये साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा भाई, ये था वो, है ना। तो वो बनाना था। अब उसको ना थोड़ा सा अपन को डायग्राम में ऐसे भी दे देना था, अगर ऐसे दे देता तो अपना काम हो जाता कि भाई ए और ये ए जो है वो डी के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा, तो अपना काम बन जाता, है ना। ऐसा दे देता तो अपना काम बन जाता। जी में तुम लोगों ने क्या पूछा है, G5 का बी, तो G5 और F5 का ई, G5 F5 का ई, तो अपन G5 ले लेते हैं, F5 का ई ले लेते हैं, नहीं वो तो हो गया, H1 ले लेते हैं, तो G5 ले लेते हैं, उसका बी, G5 का बी, G4 भी है, G4 में बता दो। उसने ना देख, इधर वो कह रहा है कि एक बार आप और बता दो ये वाला पार्ट। उसने जो ऐसे बनाया ना इसको, कि ये दोनों और ई बनता है, और ये दोनों को अपन रीयूज करते हैं, रीयूज करते हैं इन दोनों, रीयूज। तो ये जो बनेगा यहां बनेगा, कैसे बनेगा, तो अपन को पता है ना, ये रिएक्शंस, सोडा अमोनिया प्रोसेस के सारे रिएक्शन अमोनिया और सोडा के साथ, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट NH4। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन क्या करते हैं, ये प्रेसिपिटेट होता है तो उसको हीट करते हैं, तो वी गेट Na2CO3, ये इधर मिल रहा था। फिर वो कहता है कि जो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को अपन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो अमोनिया बनता है, H2O बनता है,
प्लस CaCl2 बनता है। इसको रीयूज करते हैं, इसको रीयूज करते हैं। तो ये जो अपन ने लिखा था ना कि भाई देख ये वाला पार्ट यहां आता है, ऐसे लिखा हुआ है, तो अपन को पता चल गया था कि लास्ट में जो बनता है ना वो ये वाला बनता है। तो इनके साथ था तो इसमें से अमोनिया और वाटर तो अपन यूज कर लेंगे और बाकी रिएक्शन वो गिवन था, इसलिए अपन ने वैसे लिखा था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, G5 का बी देखते हैं अपन है, तो वो सारे प्रोसेस थे जो अपन ने लिखे। अरे यार G5 का बी, G5 के बी है ही कहाँ, G5 है मेरे इसमें, तो मेरे इसमें तो G5 ही है। तो NaOCl है प्लस H2O है। G4 भी चेक कर लेंगे, है ना। तो अब ये पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, NaOH बना दो, HOCl बना दो, दैट्स ऑल। G4 का आपने, तो G4 में बेरिलियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल बट बेरियम सल्फेट इज सॉल्युबल। हाँ तो बेरिलियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बहुत हाई होता है स्मॉल साइज होने की वजह से। सो स्टेबिलिटी की बात करें तो लैटिस एनर्जी की वजह से बेरिलियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल है बेरियम ऑक्साइड से, मतलब वो स्टेबिलिटी आता है, राइट। अब अगर अपन ये तो एक फर्स्ट वाला था, अब बेरियम ऑक्साइड की बात करें तो बेरियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी कम है, लेस लैटिस एनर्जी, है ना। सो इट इज वाटर सॉल्युबल, बट बेरियम सल्फेट का लैटिस एनर्जी ज्यादा है। बेरियम सल्फेट तो व्हाइट पीपीटी होता है, डिसॉल्व भी नहीं होता वाटर। अगर स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते हैं तो सल्फेट का टेस्ट ही अपन बेरियम क्लोराइड से लगाते हैं। बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट पीपीटी, वाटर में प्रेसिपिटेट होता है, वाटर सोल इनसॉल्युबल होता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट। अगर किसी की अगर अपन हमेशा ऐसे लिखते हैं ना डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, अगर किसी को डिसॉल्व करना है वाटर में तो डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ये लिखते हैं। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अगर ये पॉजिटिव आया तो सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर ये पॉजिटिव आया तो सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन, अपन क्या बोलते हैं, if any compound is water insoluble, then it is because its lattice energy is greater than hydration energy. हाइड्रेशन एनर्जी से ये ज्यादा होती है इससे, तो जब टूटेगा ही नहीं तो डिसॉल्युबल कैसे होगा, तो टूटेगा तो ये तो एक्सोथर्मिक होगा ही होगा, हाइड्रेशन ब्रेक तो हो,
सो ऐसे कोई भी कंपाउंड जो वाटर में प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो भी वाटर में प्रेसिपिटेट बनाते हैं ना, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। H1 की बात करते हैं। H1 में गिवन है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस। देख भाई, अपन ने वैसे क्लास में लिखा हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा इजीली हाइड्रेट कौन बना देता है? लिथियम। ईज ऑफ प्रिपरेशन अपने लिखा। तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है सोडियम हाइड्रेट से, इसकी ज्यादा है पोटेशियम हाइड्रेट से, रुबिडियम हाइड्रेट से, और सीजियम हाइड्रेट से, ड्यू टू हाई पोलराइजेशन ऑफ लिथियम आयन। ऑफ लिथियम आयन, इसकी वजह से, दैट वाज द रीजन। ये अपना पार्ट 1 है। अब अपन पार्ट 2 ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक अपन 15 मिनट्स का लेंगे, ठीक है ना? ब्रेक अपन 15 मिनट्स का लेंगे। ब्रेक तो लेंगे बट 15 मिनट्स का। लैटिस एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी मींस तो केमिकल बॉन्डिंग पता है ना अपन। अगर साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, और लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायंस और एनायंस ज्यादा होगा। अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अपन 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, तो थोड़ा लंच करके आओ। जो बचेगा वो साथ में डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करते करते आप देखिए। तो अपन ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का। अभी 21:20 हो रहा है, ठीक है ना? अभी 1:20 हो रहा है। तो सर, तो बीई और एमजीओ को कैसे बताएंगे? हाँ, तो इसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है ना बेरिलियम ऑक्साइड का, लिखा तो है ऊपर। चार्ज सेम है, तो साइज जिसका छोटा होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा। वो थर्मल स्टेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ स्टेबिलिटी पूछा उसने। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखेंगे। ये वर्ड का बड़ा मीनिंग होता है, हायर पोलराइजेशन का। जब पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है। एक्चुअली जब चार्ज कम होता है, क्योंकि इन सब में ना अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत डिफरेंस होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में चार्ज ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन इसमें चार्ज कम होने की वजह से लैटिस एनर्जी डोमिनेट। इनके सारे क्वेश्चन अपन लैटिस एनर्जी से सॉल्व करते हैं, इसके सारे क्वेश्चन अपन हाइड्रेशन से सॉल्व करते हैं। इसलिए वो अपन को कभी कभी डिफरेंट मिलता है। चलो ब्रेक लेते हैं। सो क्लास एट 1:35 है, शुरू करेंगे अपन। चल भाई।